हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का कॉमर्स स्टडी क्लासेस के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म में। तो प्यारे बच्चों, उम्मीद करते हैं आप लोग एकदम स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और बहुत अच्छे से आप अपने आने वाले यूजीसी नेट एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं यूजीसी नेट सितंबर 2024 में कंडक्ट हुए री एग्ज़ाम का यूनिट 3 बिजनेस इकोनॉमिक्स को आज के इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं डिस्कस। इसके पहले मैंने आप लोगों के साथ बहुत सारी यूनिट्स को डिस्कस किया था। आज हम लोग कॉमर्स के यूनिट 3 सेक्शन बिजनेस इकोनॉमिक्स को डिस्कस करेंगे कि यूनिट 3 से रिलेटेड कैसे क्वेश्चंस आपके सितंबर 2024 में आए थे। तो चलिए प्यारे बच्चों, बिना अपने टाइम को वेस्ट करते हुए अब शुरू करते हम लोग आज की इस वीडियो को। वीडियो शुरू करने से पहले एक बात ज़रूर कहेंगे कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, नोटिफिकेशन, वैकेंसीज, MCQs, कॉन्सेप्ट्स के सारे वीडियोस आपको अपने इस चैनल कॉमर्स स्टडी क्लासेस में ही मिलेगा। तो इसीलिए चैनल को एकदम सब्सक्राइब कर ले, जितना हो सके अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब बिल्कुल कर ले। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग आज के इस वीडियो को और देखते हैं कैसे आया था क्वेश्चन यूनिट 3 बिजनेस इकोनॉमिक्स से रिलेटेड। तो ये रहा पहला क्वेश्चन, Which of the following is correct value of income elasticity of petrol consumption from the following? तो income elasticity का फॉर्मूला होता है परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन इनकम, परसेंटेज चेंज इन इनकम। ठीक है, अब इस चीज़ को अगर हम थोड़ा तोड़ के लिखना चाहें तो परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड चेंज कैसे आता है? तो चेंज आता है Q2 माइनस ओरिजिनल क्वांटिटी दैट इज Q1 डिवाइडेड बाय ओरिजिनल क्वांटिटी दैट इज Q1। उसी तरीके से इनकम का भी, ठीक है, इनकम का भी वैसे ही आएगा I2 दैट इज करेंट इनकम माइनस ओरिजिनल इनकम डिवाइडेड बाय ओरिजिनल इनकम। ठीक है, ये हो गया फॉर्मूला। अब क्वेश्चन पढ़ते क्या लिखा है। तो दी गवर्नमेंट अनाउंसेस 10% डियरनेस allowances to its employee. As a result, the average monthly salary of government employee increased to 20,000 to 22,000। अच्छा, तो इनकम कहाँ से कितना बढ़ गया है? तो इनकम बढ़ गया है हमारा 22,000 हो गया है 20,000 से। 22,000 हो गया करेंट इनकम, 20,000 आपका ओल्ड इनकम। ठीक है, ठीक, फॉलोइंग द पे हाइक मंथली पेट्रोल कंजम्पशन ऑफ गवर्नमेंट एम्प्लॉय इंक्रीज फ्रॉम, तो इंक्रीज कितना हो गया, कंजम्पशन कितना बढ़ा दिया? 150 लीटर पर मंथ से 165 लीटर पर मंथ हो गया। अच्छा, मतलब कि पेट्रोल जैसे डियरनेस अलाउंस मिला तो घूमने फिरने का भी सिलसिला मेरा बढ़ गया। तो 150 लीटर पहले पर मंथ खर्च करते थे पेट्रोल, अब हम 165 लीटर खर्च करने लगे थे। तो देखिए अब आप लोग, अच्छा यहाँ पे नीचे नहीं लिखा मैंने, I1 नहीं लिखा, दैट इज़ 20,000। तो ऊपर भी लिखना पड़ेगा पूरा पूरा वैल्यू। 165 लीटर अब खर्चा कर रहे, पहले 150 लीटर खर्च करते थे और डिवाइडेड बाय 150 तो प्यारे बच्चों ऊपर अगर आप लोग सॉल्व करेंगे तो ऊपर आएगा 15 डिवाइडेड बाय 150 और नीचे आ जाएगा 2000 डिवाइडेड बाय 20,000। ठीक है, तो अगर हम लोग यहाँ पे इसको कट करेंगे तो ये आ जाएगा 1/10 और इसको भी अगर आप लोग कट करेंगे तो ये भी आएगा 1/10 ही आएगा, जो कि ऊपर आके इन्वर्स हो जाएगा 10/1 हो जाएगा। तो 10 कट गया, 1 कट गया, आंसर क्या आ गया? 1 आ गया। तो इलास्टिसिटी कितना आ गया? 1 आ गया, जो कि आपका आंसर नंबर सेकेंड ऑप्शन करेक्ट होगा बिल्कुल। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू अबाउट द इक्विलिब्रियम ऑफ द इंडस्ट्री इन लॉन्ग रन अंडर प्रोडक्शन। तो लॉन्ग रन में इक्विलिब्रियम ऑफ इंडस्ट्रीज से रिगार्डिंग कौन से बातें इसमें से सही है, ट्रू है, उसको हम लोग को यहाँ पे देखना है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल द लॉन्ग रन सप्लाई एंड डिमांड फॉर द प्रोडक्ट
ऑफ द इंडस्ट्री शुड बी इन इक्विलिब्रियम। क्या ये बात सही है? बिल्कुल। तो जो लॉन्ग रन सप्लाई और डिमांड कर्व होगा फॉर द प्रोडक्ट ऑफ द इंडस्ट्री, ये इक्विलिब्रियम पे होना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। नेक्स्ट, all firm in the industry should be in long run equilibrium by equating price with the long run marginal cost, P is equal to LMC। बिल्कुल ये बात सही है, इक्विलिब्रियम के लिए यही जरूरी है, P is equal to LMC। थर्ड, there should be a tendency for the new firm to enter in the industry or for the existing firm to नहीं, ये नहीं सही है, ये बात गलत है। ये बात, ऐसी टेंडेंसी नहीं होनी चाहिए, ये टेंडेंसी नहीं होनी चाहिए, गलत बात है। डी पॉइंट क्या है? द फर्म आर अर्निंग जीरो इकोनॉमिक प्रॉफिट। तो प्यारे बच्चों, जीरो इकोनॉमिक प्रॉफिट पे ही होंगे, ब्रेक इवन पॉइंट जिसको हम लोग कहते हैं, ठीक है। नॉर्मल प्रॉफिट ही हम अर्न करते हैं लॉन्ग रन में, P इज इक्वल टू LMC इसीलिए है। तो ये बात तो बिल्कुल सही कह दिया इन्होंने, ठीक है। तो ये बात तो सही कह दिया, A B D सही हो गया। E का अब हम लोग देख ले, The firm would not have adjust their size of plant when they are in the long run equilibrium। भाई ये तो गलत कर दिया, लॉन्ग रन में तो हम अपने प्लांट के साइज को अल्टर कर सकते हैं, आपने कह दिया नहीं कर सकते, गलत बात, ठीक है। तो ई तो गलत हो गया, ई तो गलत हो गया। सही आंसर क्या हो जाएगा? A B and D, A B and D सही है, जो कि ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा। तो चलिए प्यारे बच्चों, अगले सवाल की तरफ हम लोग मूव ऑन करते हैं। अगला सवाल है, Which among the following are the key aspect or determinants for an equilibrium under monopolistic competition? तो monopolistic competition के लिए क्या क्या होना चाहिए? की एस्पेक्ट कौन कौन सा होना चाहिए? तो की एस्पेक्ट देखिए प्यारे बच्चों, ये होना चाहिए। तो सबसे पहले तो दी मोबिलिटी ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, दी प्राइस मेन फैक्टर है, बिल्कुल प्राइस तो मेन फैक्टर है, ठीक है। साथ ही साथ और क्या मेन फैक्टर है? सर मेन इम्परफेक्ट नॉलेज नहीं, परफेक्ट नॉलेज होता है। द नेचर ऑफ द प्रोडक्ट, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। B D, द अमाउंट ऑफ एडवर्टाइजमेंट, हाँ अगर आपका मोनोपोलिस्टिक है तो एडवर्टाइजमेंट में बहुत ध्यान देना होगा। द मोबिलिटी ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, नहीं ये इसका कोई की एस्पेक्ट नहीं है, द मोबिलिटी ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन ये इसका कोई, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा B D and E ओनली, जो कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका सही है। अगले सवाल की तरफ चलेंगे। Which one of the following is a correct assumption of law of diminishing return to a variable input? तो law of diminishing return क्या कहता है? As soon as हम अपने कंजम्पशन को बढ़ाएंगे, ठीक है, कंजम्पशन को बढ़ाएंगे, प्रोडक्शन को बढ़ाएंगे, तो हमारा लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न तो प्रोडक्शन पे लग, ठीक है। कंजम्पशन की बात बताएंगे तो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न किसको कहेंगे? कि जैसे जैसे कंजम्पशन बढ़ता है यूटिलिटी घटता है। साथ ही साथ लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न की बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न हम लोग पढ़ते हैं कि जैसे जैसे हम अपने प्रोडक्शन को बढ़ाएंगे तो जो हमारा मशीन है, प्लांट है, ठीक है, उसकी प्रोडक्टिविटी कम होती जाती है, ठीक है। तो जो जितना हम एडिशनल वेरिएबल फैक्टर जोड़ते जाएंगे पर यूनिट प्रोडक्शन मेरा उतना ही फिर घटता जाता है, यही बात है, ठीक है। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न के लिए यहाँ से पूछा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट एजम्पशन। करेक्ट एजम्पशन की बात है तो लेबर एंड कैपिटल आर दी ओनली वेरिएबल इनपुट, जी नहीं, बिल्कुल नहीं, दोनों वेरिएबल इनपुट नहीं होते हैं, एक ही वेरिएबल इनपुट होता है, दैट इज लेबर हमारे केवल वेरिएबल इनपुट होंगे। आपने तो दोनों को वेरिएबल कर दिया, गलत बात। सेकेंड, द यूनिट ऑफ लेबर एंड कैपिटल आर होमोजीनियस, ठीक है। क्या सभी जगह लेबर और कैपिटल एक ही जैसा एक ही जगह पे काम करेंगे? नहीं। तो एक यूनिट, द यूनिट ऑफ लेबर एंड कैपिटल होमोजीनियस नहीं हो सकते, गलत बात कह दिया। द स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी इज नॉट गिवन, ये भी गलत बात। द स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी इज गिवन एंड रिमेन कांस्टेंट, ये हम लोग जानते हैं। द स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी इज गिवन एंड रिमेन कांस्टेंट। इनपुट प्राइस आर गिवन, ये बात बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन नंबर फोर्थ ही जो है सही होगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर फोर्थ ही सही होगा। बाकी सारे के सारे जो पॉइंट्स है ये इसके एजम्पशंस नहीं होते हैं, ठीक है। एक फैक्टर वेरिएबल होता है, प्राइस गिवन होता है, स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी फिक्स होता है, ठीक है। लेबर एंड कैपिटल दोनों एक पर यूनिट ऑफ लेबर एंड कैपिटल होमोजीनियस नहीं होते, ये लोग अलग होते हैं, ठीक है ना। जितना लेबर, ठीक है, हर कोई हर काम के लिए
पर मतलब सही नहीं होता है, सटीक नहीं होता है, तो कैसे आप दोनों को होमोजीनियस बना रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो यह इसीलिए गलत हो गया। चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि एक आसान सा क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ इंडिफरेंस कर्व। तो इंडिफरेंस कर्व इज स्लोप डाउनवर्ड टू राइट, ये तो सही कह रहा है। इंडिफरेंस कर्व कैसे होता है, ये देखिए, ये होता है आप लोग का इंडिफरेंस कर्व। इंडिफरेंस कर्व स्लोप लेफ्ट टू राइट। नेक्स्ट, इंडिफरेंस कर्व ऑफ इम्परफेक्ट सब्स्टिट्यूट आर कॉन्वेक्स टू दी ओरिजिन। सही बात है। इंडिफरेंस कर्व क्या होता है, कॉन्वेक्स टू दी ओरिजिन होता है। ये देखिए कॉन्वेक्स है कर्व, कॉन्वेक्स है। तीसरा, इंडिफरेंस कर्व आइदर इंटरसेक्ट और आर टेंजेंट टू वन अनदर। नहीं नहीं नहीं, टेंजेंट नहीं हो सकता भाई, टेंजेंट नहीं हो सकता प्यारे बच्चों। टेंजेंट होने का मतलब ये है कि दो इंडिफरेंस कर्व एक साथ क्या हो जा रहे हैं, मिल जा रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे हम बता दे रहे हैं टेंजेंट, एक दूसरे पर टेंजेंट हो जा रहा है, मतलब ऐसे हो जा रहा है, ऐसे। तो टेंजेंट होने का मतलब कि एक दूसरे दोनों बराबर इंडिफरेंस कर्व हो जा रहे हैं। लेकिन हम लोग एक प्रॉपर्टी जानते हैं, हायर द इंडिफरेंस कर्व ग्रेटर विल बी द लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। हायर द लेवल ऑफ इंडिफरेंस कर्व ग्रेटर विल बी द लेवल ऑफ, जैसे जैसे इंडिफरेंस कर्व बढ़ता जाता है राइटवर्ड की तरफ और भी, तो सेटिस्फैक्शन लेवल भी बढ़ जाता है, ठीक है। जो कि आपका 4th पॉइंट दिया हुआ है, अपर इंडिफरेंस कर्व इंडिकेट ए हायर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन, ठीक है। तो ये भी बात सही कह रहा है, सेकंड भी सही है, कॉन्वेक्स है, स्लोप डाउनवर्ड है, कॉन्वेक्स है, हायर लेवल, और दोनों इंटरसेक्ट नहीं करते, टेंजेंट टू वन अनदर नहीं। ये इसका कोई बेसिक प्रॉपर्टी नहीं है कि दोनों को टेंजेंट होना पड़ेगा, ठीक है। दोनों टेंजेंट होते भी नहीं है, थियोरिटिकली हम लोग मान सकते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है कि दो इंडिफरेंस कर्व जो कि डिफरेंट लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन को शो करता है वो टेंजेंट हो जाए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे हम लोग। Which one of the following is not true about the relationship between average cost and marginal cost। तो प्यारे बच्चों, एवरेज कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट का डायग्राम अगर एक बार हम लोग याद कर ले, रिकॉल कर ले, तो ये होता है आप लोगों का एवरेज कॉस्ट विच इज़ यू शेप, ये है एवरेज कॉस्ट। और मार्जिनल कॉस्ट कुछ ऐसे बनता है, ये है आपका मार्जिनल कॉस्ट, ठीक है। आइए अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पे, when marginal cost is falling, the rate of falling in MC is greater than that of average cost। क्या ये बात सही है? जब marginal cost fall होता है तो जो रेट ऑफ फॉल होता है मार्जिनल कॉस्ट का वो ज़्यादा तेज़ी से गिरता है एवरेज कॉस्ट के मुकाबले। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि एवरेज कॉस्ट पर यूनिट की बात बताता है और मार्जिनल कॉस्ट चेंजेस की बात बताता है फ्रॉम प्रीवियस यूनिट टू द करेंट यूनिट। तो पहला पॉइंट तो बिल्कुल सही है। सेकेंड, व्हेन मार्जिनल कॉस्ट इंक्रीजेस एवरेज कॉस्ट ऑल्सो इंक्रीजेस बट एट ए लोअर रेट। However, there is a range of output where marginal cost begin to increase while average cost continue to decrease। ये बात भी सही है, जब मार्जिनल कॉस्ट बढ़ता है एवरेज कॉस्ट भी बढ़ता है, लेकिन एवरेज कॉस्ट बहुत धीरे धीरे बढ़ता है। हाउएवर, जबकि देयर इज़ ए रेंज ऑफ आउटपुट वेयर मार्जिनल कॉस्ट बिगिंस टू इंक्रीज वाइल एवरेज कॉस्ट कंटिन्यू टू डिक्रीज। एक लेवल के बाद जहाँ पर एक रेंज होता है जहाँ पे कि आपका मार्जिनल कॉस्ट फिर उसके बाद बढ़ता रहता है, लेकिन एवरेज कॉस्ट फिर क्या होता रहता है, एवरेज कॉस्ट कंटिन्यू डिक्रीज होते रहता है धीरे धीरे। तो ये बात भी सही कह रहे हैं आप, तो ठीक है। थर्ड, एवरेज कॉस्ट इज कांस्टेंट व्हेन AC इज एवरेज कॉस्ट लेस देन मार्जिनल कॉस्ट। ये बात गलत है। एवरेज कॉस्ट कांस्टेंट कब होगा सर? एवरेज कॉस्ट कांस्टेंट तब होता है जब मार्जिनल कॉस्ट बराबर एवरेज कॉस्ट होता है। दिस इज़ द पॉइंट, यहाँ पे ये पॉइंट है, ये पॉइंट। फोर्थ पॉइंट, तो थर्ड गलत हो गया, थर्ड गलत। फोर्थ पॉइंट, MC कर्व इंटरसेक्ट AC कर्व एट इट्स मिनिमम। बिल्कुल सही बात है, ये तो बिल्कुल सही बात है। तो थर्ड पॉइंट गलत हो गया। क्वेश्चन पूछा हुआ था नॉट द ट्रू अबाउट द रिलेशनशिप बिटवीन एवरेज कॉस्ट, तो थर्ड ऑप्शन ही जो है वो ट्रू नहीं है। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? थर्ड ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे जो कि एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन आया हुआ है। द प्राइस ऑफ 1 kg ऑफ टी इज़ 30। प्राइस ऑफ 1 kg ऑफ टी कितना है? 30 रुपये है।
At this price 5 kg of tea is demanded. If the price of coffee rises from rupees 25 to 35, the quantity demanded of tea rises from 5 kg to 8 kg. Find the cross price elasticity of tea. क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ टी का भी फॉर्मूला यही हो जाएगा, चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय चेंज इन परसेंटेज चेंज इन प्राइस, परसेंटेज चेंज इन प्राइस, ठीक है, परसेंटेज चेंज इन प्राइस, ये हो गया। तो इसको अगर हम लोग ब्रेक करें तो ये तो हम लोग ऐसे ही लिखेंगे Q2 माइनस Q1 डिवाइडेड बाई Q1, फिर डेल्टा P को कैसे लिखेंगे, P2 माइनस P1 डिवाइडेड बाई P, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे तो कितना हो गया, क्या दाम, क्या क्वांटिटी में क्या बदलाव आ गया, अब 5 किलो से 8 किलो हो गया, तो 8 माइनस 5 डिवाइडेड बाई 5। प्राइस में क्या चेंजेस आ गया, 25 रुपये से 35 रुपये हो गए, ठीक है। तो 25 डिवाइडेड बाई 25, ठीक है। तो यहाँ आ जाएगा ये 3/5, या इसको सॉल्व करेंगे आप लोग तो ये 3/5 आ जाएगा, ठीक है। और उसके बाद नीचे वाले को सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा ये 10/25। तो 10/25 ऊपर जाके कितना हो जाएगा, 10/25 होगा, ये ऊपर जाके कितना हो जाएगा, 25/10 हो जाएगा। तो 5 5 से 25, 5 2 से 10, तो आंसर कितना आ गया हमारा 3/2। पॉजिटिव में आ रहा है 3/2 का मतलब 1/5 प्लस में आएगा, प्लस में, माइनस में तो आ नहीं रहा है यहाँ पे, तो +1.5, ठीक है। चलिए अगले सवाल की तरफ चलेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सप्लाई फंक्शन इज गिवन एज Q इज इक्वल टू -100 + 10p। फाइंड द इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई यूजिंग पॉइंट मेथड व्हेन प्राइस इज ₹15, व्हेन प्राइस इज ₹15। तो इसका फॉर्मूला, इसमें देखिए आपको क्या क्या दिया हुआ है, Q दिया हुआ है हमको -100 + 10p, ठीक है। तो उससे हम लोग क्या निकाल लेंगे, फाइंड आउट द इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। अच्छा, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई निकालना है हमें, तो इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई में सबसे पहले हम लोग तो क्वांटिटी की वैल्यू निकाल लें। क्वांटिटी कैसे निकालेंगे, -100 + 10 इंटू, जब प्राइस 15 हो जाए तब क्या होगा, तो न्यू क्वांटिटी क्या हो जाएगा, तो न्यू क्वांटिटी हो जाएगा, जब आप लोग इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा -100 + 150, तो आंसर आ जाएगा क्यू, न्यू क्वांटिटी क्या हो गया 50, ठीक है, न्यू क्वांटिटी 50। तो फॉर्मूला हम लोग रखेंगे यहाँ पे, फॉर्मूला यहाँ पे रखेंगे, देखिए 10 रुपये से, ठीक है, 10 रुपये से अगर हम लोग बात करें यहाँ पे, प्राइस 10 रुपये से क्या हो जा रहा है, 15 रुपये हो जा रहा है, तो क्वांटिटी में चेंजेस कितना आ जा रहा है 50 का, ठीक है। तो अगर इसको आप लोग सॉल्व करेंगे तो देखिए कितना आ जा रहा है, 10 5 से 50, 5 3 से 15, ये 3 आ रहा है, तो इलास्टिसिटी कितना आ गया 3 आ गया, तो इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई 3 हो जाएगा, ठीक है, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई 3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, अरेंज द स्टेप इन डिमांड फॉरकास्टिंग फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड। तो प्यारे बच्चों, डिमांड फॉरकास्टिंग करना है। पहली बात तो डिमांड फॉरकास्टिंग में हम लोग डिटरमाइनिंग एंड डिफाइनिंग द ऑब्जेक्टिव, पहले तो हम लोग ऑब्जेक्टिव को क्या करेंगे, हम लोग कोई क्वेश्चन छूट गया क्या बीच में, चलिए कोई नहीं, कोई क्वेश्चन नहीं छूटा है। अरेंज द स्टेप ऑफ डिमांड फॉरकास्टिंग इन फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड। तो सबसे पहले हम लोग अपने ऑब्जेक्टिव को तय करेंगे, दैट इज ए, ऑब्जेक्टिव तय करेंगे, ठीक है ना। ऑब्जेक्टिव को तय करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, डिटरमाइनिंग द पर्सपेक्टिव्स, पर्सपेक्टिव को डिटरमाइन करेंगे, ठीक है। पर्सपेक्टिव डिटरमाइन करने के बाद फिर हम लोग अपने चॉइस मेथड कि कौन से मेथड से, ठीक है ना, कौन से मेथड से हम लोग डिमांड को फॉरकास्ट कर सकते हैं,
नेक्स्ट उसके बाद क्या हो जाएगा, नेक्स्ट उसके बाद हम डेटा का कलेक्शन करेंगे, डेटा का कलेक्शन करेंगे और एट लास्ट एस्टिमेशन एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ रिजल्ट, रिजल्ट का इंटरप्रिटेशन करेंगे लास्ट में। तो डी वैसे भी लास्ट में आएगा। देखिए आपको कुछ भी नहीं अगर पता है या आप भूल गए हैं तो आपको इतना तो पता है ना कि इंटरप्रिटेशन ऑफ रिजल्ट हम लोग आखिरी में ही करते हैं। तो देख लीजिए डी एक ही ऑप्शन में लास्ट में है, दैट इज ऑप्शन नंबर 4 में। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, arrange the following step of decision making process in application of economics in business decision making from starting to end, making from starting to end। तो सबसे यहाँ पे भी प्यारे बच्चों बोला है डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। तो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में पहले तो हम लोग डिफाइन करेंगे ऑब्जेक्टिव, कि ऑब्जेक्टिव क्या है मेरा। तो दैट फर्स्ट ऑफ ऑल डिटरमाइनिंग एंड डिफाइनिंग ऑफ ऑब्जेक्टिव, तो ई पहले आएगा। अब आप लोग देख लीजिए पूरे चारों ऑप्शन में ई पहले, ई 4th पे ही है और कहीं नहीं है, तो ई पहले आएगा। फिर उसके बाद आइडेंटिफाई करेंगे बिजनेस रिलेटेड इश्यूज़ को, फिर उसके बाद कलेक्शन एंड एनालिसिस ऑफ रिलेवेंट डाटा करेंगे, देन इन्वेंटिंग डेवलपिंग पॉसिबल कोर्स ऑफ एक्शन दैट इज़ बी, एंड एट लास्ट सिलेक्शन एंड इम्प्लीमेंटेशन। तो यहाँ पे देखिए दो हिंट है, इम्प्लीमेंटेशन का काम भी हम लोग लास्ट में ही करते हैं और आइडेंटिफिकेशन डिफाइनिंग ऑब्जेक्टिव का काम पहले करते हैं। तो ई पहले आएगा और ए लास्ट में। अब ए लास्ट में तो हर जगह लगा है, लेकिन ई देखिए एक ही ऑप्शन में है, तो ई और ए लास्ट में ई पहले आएगा, ए लास्ट में आएगा, फिर इसी क्रम में आपका आंसर सही होगा EDCBA, जो कि ऑप्शन नंबर 4 सही है। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन इकोनॉमिक्स का, व्हेन वी मेजर व्हाट टाइप ऑफ डिमांड वी एज्यूम दैट द इफेक्ट ऑफ अदर वेरिएबल आर कांस्टेंट। तो अदर वेरिएबल को हम लोग कांस्टेंट कहाँ मानते हैं, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में, कि रेवेन्यू एंड प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में, तो प्रमोशनल इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में, कि किस में मानते हैं। तो जब हम लोग मेजर करते हैं व्हेन वी मेजर व्हाट टाइप ऑफ डिमांड वी एज्यूम दैट द इफेक्ट ऑफ अदर वेरिएबल आर कांस्टेंट, ठीक है ना। तो हम लोग इनकम और क्वांटिटी डिमांडेड की रेवेन्यू एंड प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, रेवेन्यू एंड प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की बात करते हैं, ठीक है। तो ये इसका करेक्ट आंसर होगा। तो प्यारे बच्चों ये था सितंबर 2024 के कंडक्ट हुए कॉमर्स के री एग्ज़ाम में आया हुआ यूनिट 3 का बिजनेस इकोनॉमिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन, ठीक है, जो कि मैंने आप लोगों के साथ डिटेल में डिस्कस किया। आप लोग बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि आप लोगों को वीडियो कैसा लगा है, और ऐसे ही आगे के यूनिट्स को डिटेल में जानने के लिए, पढ़ने के लिए आप लोग चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर ले। आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कुछ ऐसे ही इंपॉर्टेंट MCQs के साथ। सितंबर 2024 में बचे हुए यूनिट्स को भी कंप्लीट करेंगे हम लोग बहुत ही जल्द, ठीक है। तो चैनल पे बने रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।